नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और इस वीकली शो में हम लोग देखते हैं कि लास्ट वीक कैसा था और यहाँ से आगे की तस्वीर क्या बनती है। तो पिछला हफ्ता दोस्तों बहुत ही खराब था, बहुत खराब था। और जब आप उसकी तस्वीर देखेंगे तो आपको सब कुछ रेड दिखेगा। निफ्टी 500, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में तेज गिरावट देखने को मिली। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जो एडेड फ्लेवर थी मार्केट को गिराने में। और सेक्टोरली भी आप देखेंगे तो वीकली बेसिस पे काफी तेज गिरावट दिखी। रियल एस्टेट तो बुरी तरीके से पिटता हुआ दिखा है। कोई सेक्टर बचा नहीं जहां पे गिरावट न हुई हो। और एफआईआईज ने जो रिन्यूड सेलिंग शुरू की है नए साल में, वो कंटिन्यू है, मोमेंटम पकड़ता जा रहा है। और अब तक जनवरी का महीना अगर आप देखें तो 23 तारीख तक उन्होंने 40,000 करोड़ से ज्यादा, लगभग 41,000 करोड़ की बिकवाली की है। और लास्ट मंथ में केवल 19 से 23 के बीच में ही 14,500 करोड़ की सेलिंग की है। डीआई सामने खड़े होकर के महीने भर में 54,000 करोड़ की खरीदारी कर चुके हैं, 54-55,000 करोड़ की। और लास्ट वीक में 20-21,000 करोड़ की खरीदारी उन्होंने की। लेकिन मार्केट संभल नहीं रहा है। आप कितनी भी खरीदारी कर ले, लास्ट ईयर में हमने देखा था कि उन्होंने 7-7.5 लाख करोड़ खरीदा और एफआई ने 3 लाख करोड़ बेचा, फिर भी मार्केट संभला नहीं क्योंकि और भी लोग बेच रहे थे। तो 3 सवाल ऐसे मेरे मन में उठते। पहला तो क्या कि जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटीज में फेथ लूज कर रहे हैं क्या, वो बिल्कुल रुकना नहीं चाहते। दूसरा, एक यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट होने वाला है 27 तारीख को। उसके क्या मतलब है, कैसे हमें उससे फायदा होगा। और अमेरिका से हमारी जो डील नहीं हो पा रही, क्या उसको थोड़ा बहुत ये कंपनसेट करेगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि बजट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट वीक डिटेल में डिस्कस किया था, क्या इस मार्केट के लिए एक पिवट पॉइंट साबित होगा। इन 3 सवालों का हम जवाब लेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़ गए हैं, जो एक जाने माने फंड मैनेजर रह चुके हैं और इस समय आप लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं बहुत सारे शोज के जरिए। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीक का मार्केट देख के तो सर मेरे दिन में यही 3 सवाल आए कि अब यही आपसे समझ लिया जाए, क्योंकि मार्केट में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कैसा लग रहा है सर, लास्ट 4 वीक्स से हम लोग जो देख रहे हैं जनवरी में, एफआईआई तो रुक नहीं रहे हैं और साथ में हमको लगता है कि बड़े इन्वेस्टर भी जुड़ गए होंगे उनके। तो एक हिंदी फिल्म की गाना याद आती है, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। बिल्कुल। तो प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे तो 1 मिनट में बताता हूँ कि देखिए, जैसे आपने बताया ना कि डीआईएस जम के 54,000 करोड़ खरीदा है, मगर उनका पूरा ताकत इसमें नहीं है, क्योंकि अर्निंग सीजन में उनको क्लैरिटी की जरूरत है। और डीआईएस के लिए बजट, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बजट महत्वपूर्ण चीज है। एफआईएस के लिए शायद उतना नहीं, मे बी। और तो इसीलिए एक जो डीआईएस पूरी तरह जो एफआईएस की बिकवाली है उसको खरीद सकते हैं, वो नहीं कर रहे। कर सकते थे क्योंकि कैश उनके पास है, मगर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि कौन सी चीज खरीदूं, ये मैं अर्निंग सीजन से डिसाइड कर लूं। तो मेरे ख्याल में ये वाली स्थिति थोड़े दिन तक चलेगी मार्केट की, ऐसी हालत। और अगर बजट क्या पिवट पॉइंट हो सकता है बाद में डिस्कस करेंगे, मगर और लेटर शो में हम डिस्कस करेंगे कि अर्निंग सीजन की जो डेवलपमेंट होती है, अभी अर्ली डेज है, उतना उत्साहित नहीं है, मगर फिर भी अर्ली टू पास जजमेंट। तो हम बजट के बाद वाला शो में उसको डिस्कस करते हैं कि क्योंकि डीआईएस की जो डिप्लॉयमेंट होगी वो खास करके आपको अर्निंग सीजन के बेसिस पे ही होगी। तो इंतजार करना पड़ेगा, तब तक वो क्लैरिटी से जाके कुछ भी कर नहीं सकते। फिर भी हाथ में पैसा है, 5% से ज्यादा डीएमएफ कैश नहीं रख सकते जनरली, तो डिप्लॉय करना ही है। तो वो कैलकुलेटेड बेट। और क्या हो रहा है कि इसमें जो हाई सिक्लिकलिटी और हाई वॉलिटी वाली सेक्टर में ज्यादा बिकवाली चल रही है, क्योंकि गिरावट जैसे रियल्टी हो, ये सब बहुत ही सिक्लिकल है ना। तो वहां पे ही वो ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि सेफर एसेट्स की ओर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। बट कितना भी सेफ के ऊपर ध्यान भी दिया, वो भी लाल में ही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी हरे निशान में आ गया है। तो स्थिति ऐसे ही रहेगी, बिकॉज लाइक आई सेड, डीआईएस ही चला रहे मार्केट, बिकॉज एफआईएस का दिलचस्पी, जो बाद में देखेंगे, हम आपने सवाल पूछा है कि उतनी दिलचस्पी इंडिया पे नहीं है और बदलने में वक्त लगेगी। ठीक है, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल। तो पहले मैं इसमें ईयू के एफटीए, क्योंकि वो परसों होने वाली है, मंडे को मार्केट का छुट्टी है और उसके अगले दिन ये एफटीए का अनाउंसमेंट होगा। और यस, ये लार्ज डील है, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डील है। ऑलरेडी ईयू हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, गुड्स को ले लेंगे तो लार्जेस्ट है ऑलरेडी। और
करीबन 100 से 110 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं और टोटल ट्रेड हमारा 160 से 180 बिलियन के रेंज में है। तो नो डाउट ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट डील है। अगर आगे बढ़ेंगे तो अगले स्लाइड में देखेंगे कि इंडिया यूएस डील के साथ इसको कंपेयर करना, तो मैंने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इसमें कंपेयर किया है। तो पहली थिंग है कि इंडिया का करंट एक्सपोर्ट डिपेंडेंस और टैरिफ पेन आर मोर अक्यूट टू द यूएस, बिकॉज वो एस्केलेट हो 25 से 50% होकर बहुत पेन उधर फील हो रहा है, क्योंकि सिस्टम सब एस्टैब्लिश्ड है अमेरिका को एक्सपोर्ट करने का। और जब उसमें एक ये आता है ना, रोड ब्लॉक आता है, तो नेचुरली पेन बहुत है। तो इमीडिएटली ईयू को जाके वो सपोर्ट हो जाएगा। तो ये उसका टैरिफ शॉक, और 6 महीने मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा कि करीबन 20% डिक्लाइन हुआ है एक्सपोर्ट्स 6 मंथ्स के अंदर। क्यों ये 6 मंथ्स की बात क्यों उठा रहा हूँ, उसके पहले क्या हुआ था, थोड़ी फ्रंट लोडिंग हो गई थी, क्योंकि क्रिसमस सीजन के लिए अनाउंस हुआ था टैरिफ, तो क्रिसमस के लिए जो भी थे वो जल्दी से बिफोर टैरिफ केम इनटू इफेक्ट उन्होंने पुश कर दिया। और अब करीबन 20% का डिक्लाइन दिख रहा है यूएस में। तो वो पेन इमीडिएटली ईयू से सपोर्ट नहीं होगा, राइट। सेकंड, ईयू का डील ही ना 27 को खाली नेगोशिएशन को कंक्लूड करके एक करेंगे, मगर 27 देश है उधर। सो सभी देश को मिलकर ईयू को साइन करना है, रेटिफाई करना है। वो तो भले उसमें थोड़ी महीने लगेंगे, उसके बाद जो फेस्ड टैरिफ कट्स होंगे जो एफटीए के अंदर, वो क्योंकि एग्जिस्टिंग टैरिफ्स है, हम भी कुछ लगा रहे हैं, वो भी कुछ लगा रहे हैं, उस सबको निकालने के लिए। तो इट्स नॉट एन इमीडिएट डील, लगेंगे उसको 6 महीने एटलीस्ट फॉर ऑल दिस प्रोसीजर पेपर वर्क टू बी डन। सेकेंड, जैसे सप्लाई चेन को रीओरिएंट करना है ना, यूएस एक तरफ है, यूरोप दूसरी तरफ है, तो शिपिंग लाइन से लेकर एयरक्राफ्ट लाइन सब आपको सप्लाई चेन, एलसीज ओपन, ये सब करने में भी वक्त लगेगी, राइट, रीओरिएंट करने के लिए। और इसीलिए ये इमीडिएटली यूएस की वॉल्यूम या मार्जिन कंप्रेशन जो हो रहा है टैरिफ के कारण, वो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। 10 ये शॉर्ट टर्म में ये खाली पार्शियली ही कॉम्पेंसेट करेगी। यानी इसको ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि FY 26-27 के या 27-28 के आंकड़े में ये दिखेंगे। ये साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है एज अ डिफेंसिव। शायद पॉलिटिकली हमारी नेगोशिएटिंग स्टांस विद अमेरिका थोड़ी मजबूत होगी, क्योंकि वो भी नहीं लगेंगे कि हम एकदम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे पास कुछ और भी विकल्प है। तो एक पॉलिटिकली और मैं समझता हूँ नेगोशिएटिंग की तरफ से इंपॉर्टेंट है ये। और मीडियम टर्म में अगले स्लाइड में देखेंगे, मीडियम टर्म में ईयू का मार्केट जो है करीबन 20 ट्रिलियन का जीडीपी, 450 मिलियन का पॉपुलेशन, इज एटलीस्ट एज लार्ज लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यूएस का 30 ट्रिलियन है, राइट। तो उतना लंबे में समय में देखें तो उतना ऑलमोस्ट 75% ऑफ यूएस मार्केट की साइज है, 60 to 75%, और रिस्क को मिटिगेट कर सकती है, क्योंकि एक और दूसरे सेक्टर में रखने से कुछ भी फ्यूचर में, ये ट्रम्प का जमाना एक दौर है, पर फ्यूचर की सोचे तो कुछ भी होगा तो एक फॉल बैक ऑप्शन ऑलवेज रहेगा। सेकंड की जो गेन्स आ सकते हैं ना, करीबन 10 बिलियंस ऑफ डॉलर ओवर टाइम, विच इज व्हाट हम यूएस डील से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो स्केल ऑफ द डील ग्रोथ ऑल्सो सिमिलरली हो सकती है, क्योंकि यूएस में हम 190 बिलियन से 500 बिलियन की बात कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो उस तरह की हो सकती है। और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये मार्केट रिस्क को डाइवर्सिफाई करती है। और सेकंड, उसमें सेकंड लास्ट पॉइंट में एक लाइन लिखा है मैंने, लार्ज रूल्स बेस्ड पार्टनर, क्योंकि यूएस के साथ क्या रियलाइज किया कि कोई रूल नहीं है। सडनली रशिया यूक्रेन से हमारे ऊपर दिया लगाएंगे, कुछ और करेंगे, इंडो पाक में वो घुस के उसको सॉल्व करेंगे कहते। तो अमेरिका यूएस जो पैसा नहीं है, बहुत रूल बेस्ड है, उनका जो भी एक सिस्टम होता है उसके बेसिस पे करते हैं। तो एक हमारे लिए भी सर्टेनिटी होता है कि अग्री कर दिया, दस्तखत कर दी, तो यू कैन टेक फॉर ग्रांटेड कि वो चलेगा। अमेरिका की तरफ नहीं, जहां पे एक ट्रम्प की तरह व्यक्ति आगे और पलट सकते हैं सब चीज को, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये यूएस का स्टेलमेट अगर बहुत दिन चला, इट्स नॉट एन एक्सपेक्टेशन, मगर समझिए कि हम भी यील्ड नहीं करने वाले अपने रेड लाइंस ऑफ डेयरी और अग्री में, तो चला तो डेफिनेटली हमारी मैक्रो वल्नरेबिलिटी यूएस यूरोप के साथ से हम बचेंगे। तो दिस इज द कंपैरिजन टू यूएस डील। अब अगली स्लाइड में मैंने कहा है कि इसका पोटेंशियल क्या है। तो क्या है, करीबन 90% जो आज गुड्स ट्रेड हो रहे हैं उसमें टैरिफ को ऑलमोस्ट कंप्लीटली हटा दिया जाएगा। सो डेफिनेटली वो एक बेनिफिट है। सेकंड, ईयू के लिए ये मोस्ट बिगेस्ट डील है, ये हमारी तरफ से सोच रहे हैं, बट ईयू के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण डील है। वेरएज़ अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका का हमारा हिस्सा 3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स है,
फिर ऐसा नहीं है, के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों तरफा 50% की बढ़त आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस। यू एक्सपोर्ट्स टू इंडिया एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स, दोनों में 50% का गेन देख सकते हैं। तो एक मटेरियली दोनों के लिए सिग्निफिकेंट है, और इंडिया के लिए डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द डील, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में एक अच्छी पोटेंशियल है इसमें, राइट। तो वो है समरी ऑफ द इंडिया यूए का एफटीए। तो मार्केट में थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ होपफुली पॉजिटिव, तब ये साइन होती है तो कुछ होगी, मगर एक बिग कमिटमेंट टुवर्ड्स ये मैं देख रहा हूं कि नहीं, वो थोड़ा सेक्टरल एनालिसिस पे देख लेते हैं। अगली स्लाइड में कौन से सेक्टर इसमें इंपैक्ट हो गए। तो क्या है कि यहाँ पर खास करके इंडिया का वियतनाम और बांग्लादेश ही मेन कॉम्पिटिंग कंट्रीज है यू को। तो उनके साथ हमें जो भी बेनिफिट मिलेगा, प्राइमरी बेनिफिट होगा टेक्सटाइल गारमेंट, जहां पे 12 से 16% की टैरिफ लग रही है, और एफटीए में अगर वो 0 हो जाए फ्री ट्रेड के लिए, तो डेफिनेटली टेक्सटाइल गारमेंट, लेदर, फुटवेयर और सम इंजीनियरिंग गुड्स, यानी ज्यादा लेबर ओरिएंटेड, क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्शन में ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेकेंडरी इफेक्ट इसका होगा अदर बेनिफिशियल वेयर, लेट्स से फार्मा हो सकती है, मशीनरी, ऑटो, इनमें थोड़ी वक्त लगेगी, टाइम लगेगी, आईटी इसमें, बट ये सेकेंडरी होगी। प्राइमरी वो 3-4 सेक्टर जो मैंने पहले बताए उसी पे हो गए। तो एक इन्वेस्टमेंट की ओर से, मार्केट की ओर से हम देखें इसको अगले स्लाइड में, इन्वेस्टमेंट रैशनल, तो डेफिनेटली सेक्टर्स विच आर यूएस एक्सपोज एंड डायरेक्टली विदिन 50% में फुल रिलीफ यहाँ पे नहीं दिखेगी, बिकॉज वो यूएस के एक मार्केट में हमने डेवलप किया गया है। अब ये मार्केट इधर डेवलप करना वक्त लगेगा, जो भी चीज, राइट। तो इफेक्टिव जो 50% टैरिफ के कारण आज बहुत नुकसान में है, उसमें मत एक्सपेक्ट कीजिए कि इमीडिएटली यहाँ रिलीफ मिलेगा, बिकॉज यूरोप को कुछ अलग तरह की प्रोडक्ट जाती है, यूएस को अलग तरीके की प्रोडक्ट जाती है, राइट। और मार्जिन रेस्टोरेशन सेक्टर्स में वो स्टिल यूएस डील के ऊपर ही ज्यादा डिपेंडेंट है। कितना भी यू में ट्राई करें, मार्जिन का रेस्टोरेशन, सेल्स हो सकता है, मगर टैरिफ के कारण मार्जिन की बात होगी तो वो है। और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये मेगा डील है स्ट्रक्चरल टर्म्स में, और अल्टीमेटली इसको इंडिया इस डील को राइवल कर सकती है। बट नेक्स्ट ईयर टू 12 मंथ टू 24 मंथ्स आप देखें तो ये मोर लाइक अ पावरफुल हेज एंड अ पार्शियल कॉम्पनसेटर देन फुल सब्स्टिट्यूट फॉर द डिलेड यूएस एग्रीमेंट। तो ये है समरी, इसको उस हिसाब से ले लीजिए बस। करेक्ट। सो मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि यूएस के बजाय अगर हमारी एफटी हो रही है ईयू से, तो उसको 1-2 साल लगेंगे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने में, लेकिन सेंटिमेंट पॉजिटिव है और धीरे धीरे वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि लार्ज जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो भारत के बाजारों पे अपना फेथ, अपना विश्वास खो रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट, राइट एंड सेंटर जो बेच रहे हैं सर, उससे बहुत चिंता हो रही है। तो इसको पहले एफआईएस की बात करते हैं, फिर डीआईएस की बात करते हैं, और दोनों तरफा मैं पॉइंट्स पेश करूंगा आपको। तो पहली बात है कि यस, एफआईएस डेफिनेटली कॉशियस हुए हैं इंडिया के ऊपर वैल्यूएशंस और रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस विद अदर इमर्जिंग मार्केट के कारण, ओके। और अगर आप एक देखें लास्ट ईयर का करीबन 1.5 to 1.6 लाख करोड़, वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स फॉर फॉरेन इक्विटी इन द लास्ट डिकेड। 10 साल में इतनी सेलिंग, ये वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स रहा है। तो रिसेंटली डेफिनेटली उनकी दिलचस्पी कमी हुई है। और इवन अ लॉन्गर टर्म 5 कैलेंडर ईयर्स की बात करें, नेट एफआईआई आउटफ्लो ऑफ 82,000 करोड़ है। 5 इयर्स का टोटल करें कैलेंडर ईयर का, तो एफआईएस ने हमारे मार्केट को इतनी जबरदस्त सपोर्ट करना बहुत साल से छोड़ दिया, ओके। सो इनफैक्ट इसीलिए उनका शेयर होल्डिंग हैज ड्रिफ्टेड डाउन टू अराउंड 16%, जो था 20% एक डिकेड अगो। तो डेफिनेटली उनका इंपॉर्टेंस टू द इंडियन मार्केट थोड़ी कम हुई है। पर यस, तो क्या एफआईएस का कॉन्फिडेंस इन इंडियन स्पेशली सेकेंडरी मार्केट में कम हुआ है? जरूर, और कारण फर्स्ट लाइन में ही है। एक है अपनी वैल्यूएशंस, क्योंकि वैल्यूएशंस में अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज के कंपैरिजन में ही, और दूसरी है बाकी इमर्जिंग मार्केट के अट्रैक्टिवनेस, क्योंकि एफआईएस के लिए इंडिया एक स्टॉक है। तो हर स्टॉक का एक पी रेशियो होता है, हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी एक वैल्यूएशन का मेट्रिक होता है, नहीं तो पी रेशियो ऑफ एमएससीआई इंडिया इंडेक्स लीजिए। दोनों में हम देखें तो
India is definitely more expensive than comparable emerging market. तो ये एक चीज है. तो क्या FIS losing faith, ये इस स्लाइड से हमें हाँ कहना पड़ेगा कि थोड़ी बहुत उनकी फेथ को रिवाइव होने के लिए कुछ ना कुछ होना है, यानी ग्रोथ इन अर्निंग्स का, फ्यूचर का अच्छा स्टोरी दिखना है. कारण इसका तो हमने बहुत डिस्कस किया है, ट्रेड डील की बात है, ये इन लोकल अर्निंग्स की ग्रोथ की बात है, नॉमिनल जीडीपी की स्लोडाउन की बात है, बहुत से कारण है, आज कारण पे नहीं जाएंगे. तो ये है FIS की बात. क्या अभी DIS में आपने पूछा लार्ज इन्वेस्टर्स की बात, तो मैंने कोशिश की कि पहले की टोटल 6 लाख करोड़ का बाइंग था DIS का, उसके अंदर म्यूचुअल फंड के आंकड़े लेंगे समवेयर बिटवीन 3.6 to 4.8, मैंने 2-3 जगह से उठाए तो थोड़ा रेंज हुआ. तो 60 to 80% म्यूचुअल फंड खरीदार रहे. फिर इंश्योरेंस एक 1 to 1.5% है, पेंशन फंड, NPS वो सब 0.5% करीब है, और बैंक्स, PMS, AF ये सब मिला के 0.7 to 1. तो इसमें देखें तो क्या आपको समझ आती है क्लियरली कि HNIs का पैसा तो कहां पे आता है, बैंक और अदर, तो उसका तो हार्डली 1 लाख करोड़ रहा है इन दिस टोटल. तो 10 to 15% लार्ज, क्योंकि इंश्योरेंस, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड में खास क्या है, डिसीजन फंड मैनेजर लेते हैं और वो लार्ज इन्वेस्टर है. मगर दो चीज, वो रिटेल निवेशक का पैसा है और वो उनके मैंडेट के तौर पर कैश एक लिमिट के ऊपर नहीं रख सकते. तो डिसीजन मेकर वो नहीं है. 100 करोड़ मुझे मिला, 95 करोड़ मुझे डिप्लॉय करना है, या वो 96 है या 94, उतना ही मेरे हाथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी है. तो मेरा मानना है कि रिटेल लोग ही सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट को, राइट? क्योंकि नहीं तो ये बैंक और अदर्स, ये PMS, AIF, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, DFIs, इनका शेयर ज्यादा होता ना, राइट? वो है प्रोप्राइटरी मनी या फिर PMS में HNIs का लार्ज मनी, जिसका शेयर खाली 10 से 15% ऑफ द बाइंग है, राइट? सो डेफिनेटली आपके जो स्थिति है उसको भी मैं सपोर्ट करता हूं कि यस, लार्ज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉन्फिडेंस करें. और इसका स्पष्टीकरण मैं अगले स्लाइड में और भी करता हूं कि म्यूचुअल फंड की जो आंकड़े यहां पर है, नेक्स्ट स्लाइड में उसका भी ब्रेकअप किया मैंने. टोटल DI में 6 में से MF का इक्विटी फ्लोस है, ये MF का इक्विटी बाइंग नहीं है, ये MF को मिला पैसा है, ठीक है, 3.8 लाख करोड़, ठीक है. उसमें ऐसा भी कितना है 3.34, यानी 88 to 90% जो म्यूचुअल फंड के पास पैसा आया है नेट, वो रिटेल निवेशक का पैसा है भाई. तो यानी उतना लमसम उतना शेयर नहीं है, यानी HNIs जो ज्यादा बिग टिकट डालते हैं वो हार्डली 10% ऑफ द म्यूचुअल फंड नेट फ्लो है. तो डेफिनेटली जो बात आप कह रहे हैं कि लार्ज टिकट प्लेयर्स जो है, डोमेस्टिक रिटेल जो SIP के जरिए स्मॉल टिकट डाल रहा है वो ही सपोर्ट कर रहा है, और बाकी लार्ज टिकट इन्वेस्टर्स क्लियरली दिख रहा है कि नॉट इवन 10 to 15% ऑफ द बाइंग इन म्यूचुअल फंड भी 12% है उनका लमसम को, अगर उनका मान लीजिए, और इवन ओवरऑल में आपने देखा PMS, AIF का सब 10% ही है. मगर इसमें एक काउंटर है जिसमें से अभी साफ दिख रहा है कि FIS का कॉन्फिडेंस कम है इंडियन इक्विटी में, और लार्ज टिकट डोमेस्टिक का भी कॉन्फिडेंस कम है. पर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट से मैं छोड़ना चाहता हूं. क्या है वो? एक वो है कि ये पैसा गोल्ड में थोड़ा जा रहा है, क्योंकि गोल्ड की देखिए, ये जुलाई से ही आंकड़े मैंने लिए हैं, बिकॉज गोल्ड का स्टोरी तभी सामने आया. तो 1200 करोड़, फिर 2000, फिर 8000, फिर 7800, फिर नवंबर में थोड़ा कम हुआ, शायद बिकॉज दिवाली के टाइम में वो शायद रियल गोल्ड खरीदने लगे, नॉट ETF. और दिसंबर में छप्पड़ फाड़ के 11,500 करोड़. और देखिए ये रिटेल निवेशक उतना SIP थ्रू ETF में उतना नहीं करते हैं. रिटेल का निवेशक का गोल्ड खरीदना है तो, मगर ये है HNI की पैसा. सो डेफिनेटली ये जस्ट 6 महीने में 35,000 करोड़ गया है गोल्ड, उन्होंने इक्विटीज से बाहर जा रहा है. और मान लीजिए वो क्या है कि एम्फी से अभी डेटा स्पष्ट करते, सिल्वर ETF का अलग नहीं मिलता है, वो ओवरऑल ETF में घुस जाता है. मगर लास्ट मंथ का मैंने देखा, इट वाज अराउंड 3,500 करोड़. सो सिल्वर का भी वो बढ़ता जाएगा. मेरे को उसके पहले वाले महीने वाले उनके डेटा नहीं मिले, मगर ये खाली गोल्ड है. सिल्वर की भी बात करें तो उसमें शायद इससे 50% और सिल्वर का भी हो सकता है.
तो इवन 15,000 लीजिए तो 50,000 करोड़ HNI का पैसा जो इक्विटी में आ सकता था वो गोल्ड की ओर जा रहा है। ये एक कारण है, ये एक कारण है। और एक कारण है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, वो है प्राइमरी मार्केट। अब इसका सभी अभी तक तो मैंने आर्गुमेंट किया, उसका डायरेक्ट काउंटर ऑपोजिट है ये। क्यों? क्योंकि इंडिया हैड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट IPO years on record last year, $22 billion, 1.8 लाख करोड़, और इंडियन एक्सचेंज का 15% ऑफ ग्लोबल IPO का शेयर था, सेकेंड लार्जेस्ट IPO वेन्यू आफ्टर अमेरिका, राइट। और इसके अलावा आप प्राइवेट इक्विटी बात करें, M&A, स्पिन ऑफ, बाईबैक, ECM, तो उसमें क्या है, नियरली डबल हुआ लास्ट ईयर तो कितना, 158 बिलियन, 22 बिलियन IPO, ये 8 गुना उससे ज्यादा भैया। तो वो क्या है, ये सब इक्विटी है ना। कौन है इसमें? इसमें स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स है, बिग टिकट है, इसमें बहुत FIIs भी है और DIIs की भी बात है। तो क्या है, तो ये एक काउंटर है तो आर्ग्यूमेंट की उनकी दिलचस्पी गई, उनकी दिलचस्पी सेकेंडरी मार्केट से गई है प्राइमरी मार्केट में। ये इसको कहना कि उनको लॉस फेथ नहीं, क्यों? क्योंकि उनको ग्रोथ पोटेंशियल उस IPO में दिख रही है, भले ही उसका वैल्यूएशन हाई में आ रहा है, उनको वो ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है तो कमिट करने के लिए तैयार है। उनको सेकेंडरी मार्केट शेयर जो लिस्टेड है उसमें उतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए मैं लास्ट में मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट डाला कि ब्लाइंडली कहना कि दे हैव लॉस्ट फेथ इन इंडियन इक्विटीज कहना भी गलत है। स्पेसिफिक चीज है कि उनको नहीं लगता है कि सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी लिस्टेड है उनकी ग्रोथ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो अभी जाके और ज्यादा क्यों खरीदे। मगर ऐसा नहीं कि इक्विटी में दिलचस्पी नहीं है, नहीं तो इतने IPO का सपोर्ट, FIIs ने भी IPO को सपोर्ट किया, खाली DIIs भी नहीं। और M&A में देखिए क्या भयंकर काम चल रहा है। तो कहना कि they lost faith in Indian, no, they may have reduced faith in Indian secondary market equity, but their confidence in Indian equity overall is still strong. तो मैंने आर्गुमेंट को बिल्ड करके लास्ट में काउंटर पॉइंट को लगा दिया। तो ये इस क्वेश्चन को मैं रिफ्रेश करता हूँ, लार्ज इन्वेस्टर्स आर लूजिंग फेथ इन सेकेंडरी मार्केट बट इम्पोजिंग मोर फेथ ऑन गोल्ड एंड फर्स्ट प्राइमरी मार्केट। यस, स्मार्ट इन्वेस्टर है। लेकिन सर मेरा जो छोटा रिटेल वाला है बेचारा, वो तो सेकेंडरी में ज्यादा कर रहा है, पैसा डाल रहा है। करेक्ट। अब देखिए क्या है कि बात, और उसको जबरदस्ती खरीदारी भी म्यूचुअल फंड्स करवा रहे हैं ना। हाँ, ना जिसको कहते हैं ना, आप क्या गिरते हुए चाकू को पकड़ रहे हैं क्या? हाँ, राइट, वो फॉलिंग नाइफ स्टोरी है। मगर देखिए ये ऐसा कि ये शॉर्ट टर्म में हमारे पास इतने जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और स्पेसिफिकली इंडिया के अगेंस्ट टैरिफ का अनसर्टेनिटी, इतना बहुत तो चीज है, तो ये मैं कहूंगा कि एक गुड टाइम टू बाय है थोड़ी मीडियम टर्म आउटलुक से। तो एक्चुअली इन रिटेल निवेशकों का ये खरीदना है, क्योंकि HNIs जो अभी शन कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट को, शायद लेटर वो पछताएंगे जब मार्केट बढ़ती है ना, बिकॉज यही मौका है बाई लो सेल हाई का, यही मौका है। पर क्या है, ये बाई लो और भी लो हो सकता है। सी दैट्स व्हाट, बट बहुत शॉर्ट टर्म आउटलुक रखेंगे तो अब नाराज हो सकते हैं रिटेल निवेशक, बट लंबी अवधि में देखिए कि फंड मैनेजर आपके लिए गिन चुन के अच्छे स्टॉक को अच्छी वैल्यूएशन में खरीदने की कोशिश कर रहा है, उस पर भरोसा रखिए। तो जब पलटेगी मार्केट तो पूरी मार्केट पलटेगी। तो क्योंकि आपने जो डायरेक्ट रिटेल इक्विटीज में कर रहे हैं उनकी बात मुझे पता नहीं कि कहां पे डाल रहे हैं, पर जो म्यूचुअल फंड के जरिए डाल रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली भविष्य अच्छी है, क्योंकि ये सभी आज एक सस्ते दाम में खरीद रहे हैं और वो फंड मैनेजर चूज कर रहा है कि कौन से सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस है। एक उसकी एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज और उसकी डाइवर्सिफिकेशन का जो एक असलियत होती है म्यूचुअल फंड की ना, वो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगी। तो मेरे ख्याल में ये म्यूचुअल फंड के जरिए डालना अच्छी बात है, रिटेल जो डाल रहे हैं उनके लिए अच्छी है, क्योंकि इवन दिस प्राइमरी मार्केट में उनको पार्टिसिपेशन मिल रहा है, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स एंकर डिस्ट्रीब्यूटर के, एंकर इन्वेस्टर के तौर पर प्राइमरी मार्केट में भी निवेश कर रहे हैं। सो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में भरोसा रखना अच्छी बात है और डेफिनेटली फ्यूचर में वो पे ऑफ होगा।
तो करेक्ट। और जब पलटता है मार्केट तो सर बहुत तेज चलता है। बीच में एक दिन जब सर्जियो वाली खबर आई थी, केवल स्टेटमेंट था, मार्केट इतनी जोर से पलटा था कि कोई पकड़ नहीं पा रहा था। तो ये बात तो सच है कि जब घूमेगा ना मार्केट तो फिर हाथ नहीं आएगा आपके। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या ये हमने लास्ट वीक बजट पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया, रिसीट्स क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या है, उसका ब्रेकअप क्या है। तो मेरे मन में सवाल है कि क्या बजट एक वो पिवट पॉइंट होगा आइदर साइड के लिए, या तो आपको खुशी हो जाएगी कि हाँ सब कुछ इन प्लेस है और आगे ठीक होगा, या कुछ सुन के लगेगा रे यार तो कुछ ठीक कर रही है, गड़बड़ होगा, तो एक पिवट पॉइंट होगा क्या बजट? नहीं, मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आंसर दे दिया कि नो, कि अनलाइकली टू बी अ पिवट पॉइंट एदर फॉर द इकोनॉमी और मार्केट। क्यों? बिकॉज स्कोप नहीं है एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट के लिए। रिसेंट टैक्स और जीएसटी के कट्स के कारण जो रेवेन्यू में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा दाव लगाया, 1 लाख करोड़ उन्होंने गवा दिया इनकम टैक्स कट के जरिए, जीएसटी कट के जरिए भी अनगिनत लाख करोड़ की लॉस है रेवेन्यूज में। इस साल में आरबीआई ने भयंकर डिविडेंड देके उनको बेल आउट कर दिया है। तो इस साल का हो जाएगा फिस्कल डिसिप्लिन, बट फिस्कल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे? एक तो आरबीआई का डिविडेंड और पीएसयू डिविडेंड ने आपको बिल किया, बट सेकंड चीज क्या है, वो एक्सपेंडिचर को कम कराएंगे तो मीट द फिस्कल डेफिसिट। इस साल की मैं बोल रहा हूँ, ये लास्ट तिमाही जो है वहां पे सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट बोलेगी ताला लगा दो, कुछ भी एक्सपेंस करना है अगले साल देख लेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि मार्च में खर्चा कर दो, इस अकाउंट में बुक कर दो करके तेजी बढ़ती थी नॉर्मली, बट इस बार ऑपोजिट होगा। गवर्नमेंट से होगी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, और फर्स्ट 5 लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा दबा के रख दिया है गवर्नमेंट ने। कोई ग्रोथ नहीं है, खाली कैपेक्स पे थोड़ा ग्रोथ है उसमें फर्स्ट 5 मंथ्स, फर्स्ट अप्रैल टू नवंबर में। तो मेरे ख्याल में अभी एक्सपेंडिचर को कट करें तो इमीडिएटली भी क्या होगा कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपको प्राइवेट सेक्टर में ही दिखेगा। अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कराती है तो उसका इम्पैक्ट प्राइवेट सेक्टर पे आता है ना। तो इमीडिएटली वो फिस्कल डेफिसिट पैरामाउंट है। क्यों पैरामाउंट है? बिकॉज फॉरेन कैपिटल इंडिया के लिए बहुत जरूरत है, चाहे वो एफआईआई हो एफडीआई हो, और एफडीआई के लिए एक रेटिंग का काबू रखना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्लिपेज आ गया फिस्कल में तो रेटिंग एजेंसीज खुश नहीं होगी और उसके हिसाब से एफडीआई का आना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी एंट्री बैरियर जो है वो बढ़ जाएगी। जो कैपिटल की जो एक रिटर्न आती है उसके लिए जो कॉस्ट बढ़ता है वो बढ़ जाएगा, राइट। और सेकेंड, डेट टू जीडीपी, गवर्नमेंट का बोरोइंग के भी हाथ बंधे हुए हैं, बिकॉज उन्होंने कमिट किया कि फिस्कल सर्विस को छोड़ो, हम ये डेट टू जीडीपी को 50% की ओर लेके जाएंगे। तो इस साल उसको भी वो 55% में रखने की कोशिश करेगी, तो गवर्नमेंट ही ज्यादा बोरो करके खर्चा ज्यादा नहीं कर सकती है। तो वो एक बात है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि खाली स्टेबिलिटी को रीइंफोर्स करेगी गवर्नमेंट, बिकॉज काम करना लास्ट ईयर कर दिया। अब पूरे साल जीएसटी कट का इम्पैक्ट का डिफरेंस देखना है, ये देखना है। और इसीलिए मेरे ख्याल में व्हाट इज लाइकली एक पॉलिसी कंटिन्यूटी रादर देन बोल्ड रिफॉर्म्स, नंबर 1। नंबर 2, कैपेक्स को सस्टेन करेंगे एट 3.3% ऑफ जीडीपी, विच मीन्स अबाउट 14% ईयर ऑन ईयर, फ्रॉम 11.5 लाख करोड़ टू 13 लाख करोड़ कैपेक्स बढ़ते, बिकॉज वो एक साइकोलॉजिकली एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इस साल उनको जरूरत भी है, बिकॉज डिफेंस में जो भी खर्चा हो गया इंडो पाक वॉर के कारण उसको रिप्लेनिश करना है ना। तो वो आर्म्स एंड एम्युनिशन, तो डेफिनेटली उसका भी एलोकेशन रहेगा, तो वो बढ़ेगा। और एक रिलीफ फॉर मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि वो कंज्यूमर को ऑलवेज ध्यान में रखते हैं, तो एक शायद स्टैंडर्ड डिडक्शन को थोड़ी बढ़ा दें, ऐसी एक नॉट मेजर टैक्स कट बट मे बी स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ी बढ़ाकर ऐसे रखेंगे, राइट। और ये लाइकली है। अब मैं एक और क्वेश्चन एंड आंसर मैं ही पूछ के जवाब देना चाहता हूँ। क्या है, क्या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं, मैंने नो कहा, अगर नो आंसर नहीं है और यस है, यानी बजट उम्मीद से बेहतर नंबर आकर उत्साह क्रिएट करती है या डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करती है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो उसको स्टडी करने के लिए क्या हो सकता है? फर्स्ट चीज हो सकती है कि गवर्नमेंट बहुत सारे हेडलाइन रिफॉर्म्स को अनाउंस करे जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट 0 हो, राइट। तो रिफॉर्म पुश की तरफ बहुत से स्कीम्स ये वो फलाना फलाना अनाउंस करेंगे, बट उसका रेवेन्यू इंपैक्ट या एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट कुछ नहीं होगा। तो देन एक हेडलाइन बजट बन जाएगा, ये बहुत शिफ्ट, तो वो भी अच्छी परसेप्शन हो सकती है अगर गवर्नमेंट ने वो स्टेप ले लिया, करे बहुत रिफॉर्म्स अनाउंस करने का जिसका कुछ वर्क।
सेकेंड, अगर गवर्नमेंट ने अच्छे अगले साल के लिए समझिए कि 15 लाख करोड़ कैपेक्स डाला या फिर टैक्स कट डाला, किस बेसिस पे वो कर सकते हैं? वो करने के लिए उनको एक इंपॉर्टेंट चीज करना होगा कि नॉमिनल जीडीपी का टारगेट को असलियत से बढ़ाना होगा। आज असलियत क्या है? 8.9%, 8.5 आया, तो शायद इस सेकेंड हाफ में थोड़ा बढ़ेगा, समझिए 8.9%। तो वो उसको लेकर अगर 9, 9.5 या 10% प्रोजेक्ट कर लेगी तो सब खर्चे के लिए रूम बन जाएगा, राइट, एज ए प्रोपोर्शन। बट क्या FII और रेटिंग एजेंसीज और मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको बिलीव करेंगे? आप लिख रहे हो लास्ट ईयर 9.9 लिखा, निकला आपको 8.5 7.5, शायद वही निकलेगा। तो अगले साल आप किस भरोसे से उसको 9 में डाल रहे हो, 9 या 10? तो वो क्वेश्चन मार्क, और उसका जवाब चाहिए कि किस बेसिस पे। यानी गवर्नमेंट एक भयंकर जीएसटी का एक वॉल्यूम की बढ़त दिखाकर, रिड्यूस्ड जीएसटी रेट बट वॉल्यूम लैफर कर्व कहते हैं ना उसको, तो वो आकर दिखाकर मुझे जीएसटी की प्रोजेक्शन बहुत बड़ी आएगी करके उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया। तो अगेन मार्केट पार्टिसिपेंट बोलेंगे कि ग्राउंड लेवल भी ये दिखना चाहिए, तभी हम कमिट करेंगे। तो एक अच्छा बजट होने के कारण, यानी बहुत सारे कैपेक्स की एक्सपेंडिचर, बहुत सारे इनकम टैक्स की रिलीफ, LTCG रिलीफ, ऐसी बातें करने के लिए जो रूम होना चाहिए वो इस एक ही तरफ आ सकता है कि आप प्रोजेक्ट करो एक नॉमिनल जीडीपी की अच्छी बढ़त, और उस हिसाब से आप जीएसटी का भी एक अच्छा बढ़त प्रोजेक्ट करो। तो वो is the only way that government can give a very proactive डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट, जो पिवट पॉइंट हो सकता है, मगर उनके आंकड़े जो बता रहे हैं उसको वो जस्टिफाई करना होगा। अगर वो जस्टिफाइड लग रहा है तो ये पिवट हो सकता है, जस्टिफाइड नहीं लग रहा है तो इसके बावजूद कि उन्होंने ये अच्छे अनाउंसमेंट्स कर दिए हैं, मार्केट में नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली बिकॉज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द नंबर में डाउट आ सकती है। तो ये है मेरा काउंटर पॉइंट कि गवर्नमेंट कर सकती है, रिस्क ले सकती है। और एक फाइनल आंसर, क्या गवर्नमेंट को रिस्क लेना चाहिए? ये तीसरा है। फर्स्ट, करेगी नहीं करेगी, और करेगी तो भी क्या रिस्क लेना चाहिए? मेरे ख्याल में यस, बिकॉज गवर्नमेंट को वो रिस्क इस साल लेना चाहिए, क्योंकि ना कोई नेक्स्ट इलेक्शन नजदीक है, ये मिड इलेक्शन की बजट है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सेकंड, इस होल टैरिफ के जमले से निकलने के लिए उनको दियो आत्मनिर्भर और PLI और ये डोमेस्टिक ओरिएंट, इसको एक बहुत बड़ा धक्का देना है। तो मेरे लिए इस बार थोड़ी रिस्क लेके और कहना कि अगले साल के लिए मैं फिस्कल डिफिसिट को फ्लैट रखूंगा, मैं और इंप्रूवमेंट की कोशिश नहीं करूंगा, वो रिस्क है। बिकॉज FII शायद उसको, रेटिंग एजेंसी शायद उसको नहीं पसंद करेंगे, बट फिर भी क्योंकि अब वक्त है कि इकोनॉमी को हमें एक मजबूत, एक क्या कहते हैं, जंप स्टार्ट करने की जरूरत है। नहीं तो ये खाली ये अगले साल के लिए ऑलरेडी हम देखें तो इस साल के नंबर आए आपको 8% सब, बट अगले साल के लिए सबकी प्रोजेक्शन बिटवीन 6.5 to 6.9 है। तो ये सेम आपको 8% का जीडीपी ग्रोथ अगले साल रिपीट नहीं होने वाला है। तो 6.5 to 7 कि 6.9 वो परसेंट में काम नहीं चलेगा, बिकॉज फिर नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ उसके ऊपर आएगा और स्टॉक मार्केट के लिए भी वो नहीं। तो एक रिस्क शायद लेना है, ये मेरी पर्सनल व्यू पॉइंट है कि गवर्नमेंट को रिस्क लेके इकोनॉमी को, और खास करके कहां पर, नॉट ऑन गवर्नमेंट कैपेक्स बट ऑन प्राइवेट कंजम्पशन एंड प्राइवेट कैपेक्स। राइट सर, इससे जुड़ा फिर एक सवाल है मेरे मन में। प्री बजट अगर हम देखें तो हमारी करेंसी बहुत वीक हो गई है, आरबीआई ने भी कुछ स्टेप लिए हैं, वो भी करेंसी को नहीं चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाह रहे हैं कि स्ट्रांग हो। और दूसरा हमारा जो है कि जो बॉन्ड यील्ड है वो 6.66 तक चली गई है, और जीडीपी को तो हम देख ही रहे हैं कि क्या अभी हमने डिस्कस किया। तो ये जो तीन चीजें हमें दिख रही है प्री बजट, ये क्या इशारा कर रही है? ये इशारा कर रही है कि एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी में जो रेट कट हुए हैं उसका लॉन्ग टर्म यील्ड पे कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है। राइट, यानी अभी भी लॉन्ग टर्म में किसी कॉर्पोरेट के लिए बोरिंग कॉस्ट कम नहीं हुई है, क्योंकि जिसेक के रेट के ऊपर ही उनका प्लस लगेगा ना, AAA को या AA को जो भी है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग कॉस्ट कम नहीं हुई है।
और इसीलिए हमारी रियल इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है। तो रियल इंटरेस्ट रेट हाई है तो वो प्राइवेट कैपेक्स और प्राइवेट कंज्यूमर दोनों के लिए नेगेटिव है। ग्राउंड लेवल पे रियली वो ट्रांसमिशन, आई मीन आरबीआई के आंकड़े बता रहे हैं कि 73% हो गया, ये हो गया लेंडिंग रेट्स में, बट असलियत में इन्फ्लेशन को कटेंगे तो रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो अभी भी हाई है। तो ये इशारा कर रहे हैं कि आरबीआई को और भी भयंकर रेट कट करना होगा। और करेंसी का भी वही हालत है, क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट रेट और यूएस के इंटरेस्ट रेट में 2.5% का फासला है, राइट। तो हमें और भी रेट कट करके उस गैप को नैरो करेंगे तभी करेंसी का वीकनिंग कम होगा। अगर यूएस ने रेट कट कर दिया और ये गैप वाइडन हो गया तो रुपी और भी वीकन होगी। तो ये करेंसी के बारे में भी इशारा कर रहा है कि नीड ऑफ द आवर की इज एटलीस्ट 2 or 3 more rate cuts from RBI to bring the long term borrowing को, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म यील्ड को कम आना है, तभी कॉर्पोरेट कैपेक्स को एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि रियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, कॉर्पोरेट के लिए सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि ग्रोथ। सेकेंड बात है कि जैसे मैंने कहा कि फिर करेंसी का मैनेजमेंट, और फरवरी 10 को या कुछ आरबीआई ने अनाउंस किया एक $10 बिलियन का स्वाप वो क्या रेट पे करती है, दैट विल गिव अस एन आइडिया कि व्हाट आरबीआई इज एक्सपेक्टिंग। प्रीवियस स्वाप जो किया था वो बता रही थी कि 3 साल के बाद रुपीज एट 98। यस दैट इज द रियल 10th को जो अब करने वाली है उसका 3 साल के बाद आरबीआई के मन में क्या है, बिकॉज दे आर विलिंग टू पे दैट। बाई स्वेल स्वैप है ना, तो आज करंट रेट में बाई करके फ्यूचर में उस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो वो एक ट्रिगर होगा जो दिखाएगा कि आरबीआई के मन में लॉन्ग टर्म रुपी कहां पे दिख रही है। तो मेरे ख्याल में ये सिग्नल जो आपने पूछा, ये सिग्नल है कि इकोनॉमी को आरबीआई का जबरदस्त रेट कट की जरूरत है, यही सिग्नल कर रही है, बिकॉज करेंसी का वीकनिंग माने वही है। यस तो कुल मिला के तस्वीर जो है टिक गई जाके बजट वाले पे, और आपने तीनों प्रोज एंड कॉन्स बताया कि होगा तो नहीं होगा तो, और फिर रिस्क लेना चाहिए सरकार को। मैं भी आपके इस व्यू से सहमत हूँ, क्योंकि अभी कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है, स्टेट के इलेक्शन होते रहते हैं, और इस समय जरूरत है इकोनॉमी को एकदम से पुश देने की, अदरवाइज फिर गाड़ी बहुत उतर जाएगी पटरी से एकदम। तो इसलिए हमको 4 दिन और इंतजार करना है सर, 4 मार्केट के डेज इंतजार, 5 मार्केट का, बजट का दिन भी मार्केट का दिन बजट का दिन यहाँ संडे को भी मार्केट ओपन है, तो 5 दिन देखते हैं क्या हुआ। और अगले संडे को हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बजट सुन लेंगे, पूरा समझ लेंगे, फिर इसको हम लोग रिलीज करेंगे। तो होपफुली नेक्स्ट 4 दिन बजट वाला छोड़ के 4 दिन आप लोग जो है आराम करिए, ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच, फिर उसके बाद अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी बनेगी। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, और आई होप कि जो आपने ईयू डील हमको एक्सप्लेन कर दी दर्शकों को, ये भी उनके दिमाग में क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेकर के गलतफहमी पाल लेंगे कि बस डील हुई नहीं कि जीवन बदल गया। ऐसा नहीं होने वाला, 1-2 साल लगेंगे उसमें एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि ईयू के साथ डील है, कंट्री वाइज नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर। अगले हफ्ते संडे को बजट है, और संडे को हम लोग बजट की स्पीच सुना के उसके बाद फिर इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और ये जो आज सवाल हम लोगों ने रेज किए इनका जवाब मिले। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।